नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आयुष कॉमर्स क्लासेस में। मैं हूं आपके साथ कुमारेश। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सैलरी चैप्टर में जितने सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन है सबको एक लाइन से आपको बताएंगे। तो आज से ही इसका क्लासेस जो है कि स्टार्ट हुआ है और जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का सारा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हर एक चैप्टर का, हर एक शीर्षक का पूरा कंटिन्यू आपको बताया जाएगा। तो आज जो है कि सैलरी चैप्टर का शुरू हुआ है और सैलरी चैप्टर में जो भी भत्ते था और जो अनुलाभ था, मैं लगभग भत्ते अनुलाभ को बता चुका हूँ। कुछ एकाध अनुलाभ जो छूटे होंगे बहुत ही नॉर्मल है, जो सबको पता है, उसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, तो उसको मैं छोड़ दिया हूँ। बाकी सबको ही बता दिया हूँ, लेकिन जो भी हल्का छोटा वाला जो छूटा हुआ है उसके लिए भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक आध वीडियो बना दूंगा। और आज से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो आज सैलरी चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो आखिर तक बने रहिए वरना आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। और इसी के साथ यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल कीजिए, ताकि सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। पहले एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ, उसके बाद देखेंगे उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स एक कंपनी में 15,000 रुपये प्रति माह पर सेवारत है। यानी कि मिस्टर एक्स एक कर्मचारी है जो एक कंपनी में काम करता है, प्रति माह उसको 15,000 रुपये मिलता है। ठीक है, और वहाँ प्रोविडेंट फंड का एक सदस्य भी है। ठीक है, वो जहाँ कंपनी में कार्य करता है वहीं पे प्रोविडेंट फंड का एक सदस्य भी है वहाँ, जिसमें वह तथा उसका नियोक्ता वेतन का 15% अंशदान करता है। वहाँ मतलब मिस्टर एक्स तथा मिस्टर एक्स का मालिक यानी कि नियोक्ता कौन है? कंपनी। दोनों मिलकर क्या करता है? उसके वेतन का, उसके वेतन मतलब इसी मिस्टर एक्स के वेतन कितना है? 15,000। तो इसी 15,000 का 15% अंशदान करता है कहाँ? उसके प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, यानी कि जो भी मिस्टर एक्स है और उसका नियोक्ता जो कंपनी है, दोनों मिलके उसके वेतन का 15% अंशदान करते हैं। यानी कि उसको 15,000 प्रति माह उसको वेतन मिल रहा था यहाँ पे, और उसी वेतन का जो मिस्टर एक्स है और उसका नियोक्ता जो कंपनी है, दोनों मिलके 15% अंशदान करते हैं उसके प्रोविडेंट फंड में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे कि इस वर्ष में उसके प्रोविडेंट फंड में 1,00,000 रुपये शेष थे। ठीक है, जिस पर 12,000 रुपये ब्याज जमा किया। ठीक है, उसका जो प्रोविडेंट फंड था, उसके प्रोविडेंट फंड में 1,00,000 रुपये शेष बचा था। ठीक है, उस पर 12,000 रुपये उसको ब्याज भी मिला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है उसकी वेतन शीर्षक में, ठीक है, उसकी वेतन शीर्षक की आय में शामिल होने वाली वृद्धि की कर योग्य राशि की गणना कीजिए। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि वेतन की कर योग्य आय की गणना कीजिए, वेतन शीर्षक में कर योग्य वेतन की गणना कीजिए, कर योग्य आय की गणना कीजिए, ऐसा कुछ नहीं बोला। इसमें बोला है कि वेतन शीर्षक में, ठीक है, वेतन चैप्टर के अंतर्गत ही, लेकिन वेतन को छोड़ के और जो भी अलग सा उसको वृद्धि हुआ है, जो भी आय हुआ है, उसकी गणना यहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि वेतन शीर्षक में शामिल होने वाली वृद्धि की कर योग्य राशि की गणना करना है। यानी कि वेतन को छोड़ के, वेतन शीर्षक के अंतर्गत वेतन को छोड़ के और जो भी चीज़ से उसको आय हुआ है उसकी गणना करना है, यहाँ पे वेतन की गणना नहीं करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया है? तो अब सॉल्यूशन देखते हैं इसकी गणना किस प्रकार से किया जाएगा। तो सबसे पहला आपको हेडलाइन लिखना है। ठीक है, हेडलाइन बहुत ज़रूरी होता है। हेडलाइन में क्या आएगा? यहाँ पे लिखा है कि वेतन की आय, वेतन शीर्षक में उसकी आय में शामिल होने वाली वृद्धि की कर योग्य राशि की गणना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वृद्धि की कर योग्य राशि की गणना, यहाँ पे वेतन शीर्षक में भी लिख सकते हैं आप, वेतन शीर्षक में वृद्धि की कर योग्य राशि की गणना, ठीक है, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए। ये हेडलाइन आपको डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये हेडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हेडलाइन आपको डालना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन में, पूरे इनकम टैक्स भर में। जो जो शीर्षक है, जो जो चैप्टर है, उसी के अनुसार। ये वेतन चैप्टर है, वेतन शीर्षक है, तो मैं वेतन से लिख दे। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं कि मिस्टर एक्स एक कंपनी में 15,000 प्रति माह पर सेवा रहा, तो उसके वेतन से अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे वेतन को छोड़ के और जो भी चीज़ से आय हुआ है वेतन शीर्षक के अंतर्गत उसकी गणना करना है। तो वेतन को छोड़ के और कहाँ से आय हुआ है, वो क्या था, एक प्रोविडेंट फंड का सदस्य था जहाँ से उसको आय हो रहा था, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में उसको जमा कर रहा था, उसी का पैसा उसके मालिक के द्वारा, उससे उसको आय हुआ है। उसके बाद उसके प्रोविडेंट फंड में 1 लाख रुपए पड़ा था, शेष पड़ा था, उससे भी उसको 12,000 रुपये उसको प्राप्त हुआ है। तो दो मतलब जो यहाँ पे उसका प्रोविडेंट फंड था वहाँ से उसको आय हो रहा है, तो उसकी गणना करना है। तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान। और एक बात देख लीजिए, यहाँ पे वेतन शीर्षक के अंतर्गत नियोक्ता का अंशदान को लेते हैं, लेकिन जो कर्मचारी है वो जो अंशदान किया है वो एटीसी में कटौती मिलेगा, वेतन चैप्टर में करोगे यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। भले ही दोनों ने यहाँ पे उसके वेतन का 15% अंशदान किया है, लेकिन जो उसके मालिक किया है उससे जो आय होता है वो वेतन शीर्षक के अंतर्गत आता है, और जो कर्मचारी खुद अपने प्रोविडेंट फंड में अंशदान करता है वो एटीसी में उसको कटौती मिलता है, वो वेतन शीर्षक में करोगे नहीं होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उसको वेतन के अलावा जो प्रोविडेंट फंड से उसको आय हो रहा है, तो वो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान, यानी कि उसके प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता ने जो भी अंशदान किया है, राशि जमा की है, उससे उसको कितना मिला है। तो आपको एक रूल और पता होना चाहिए कि प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता जो भी अंशदान करता है उसमें 12% तक छूट रहता है, 12% तक उसे कटौती है, ठीक है, छूट रहता है। तो मैं यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट निकलने की जगह लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नोट, वर्किंग नोट आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है कि नियोक्ता के अंशदान के बारे में, नियोक्ता का अंशदान, ठीक है, प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान, ठीक है, ये पहला है नोट। उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहला देखिए कि 12% तक अपना क्या रहता है, छूट रहता है, 12% तक छूट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना परसेंट अंशदान किया है, आप ये देखिए 15% अंशदान किया है, ठीक है, 12% तक छूट रहता है, और यहाँ पे किया कितना है, 15% तक किया है। तो यहाँ पे देखिए 15% तक किया है, माइनस कर दीजिए 12% तक छूट होता है, ठीक है। 15% टोटल दोनों ने मिलकर किया है, लेकिन 15% में से 12% जो है कि कटौती है, छूट है, तो कितना बचेगा शेष, 3% बचेगा। तो यही 3% का योग्य होगा जो कि वेतन शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसका वेतन कितना है, क्योंकि वेतन का अंशदान किया है ना, यहाँ पे वेतन को, उसके वेतन का अंशदान किया 15%, तो वेतन का ही अपने को निकालना है, ठीक है। 15% टोटल किया है, जिसमें से 12% तक छूट रहते हैं, ये रूल है, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिए कि देखें इनकम टैक्स में, ये बहुत ही छोटा चीज़ है ये, इसीलिए मैं इसका अलग से वीडियो नहीं बनाया हूँ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो 12% तक छूट रहता है, तो 15 में से 12% को घटा दीजिए, बचेगा 3%, वही 3% वेतन शीर्षक में यहाँ पे करोगे करेंगे, ठीक है। तो कितना था, 15,000 उसका वेतन था, ठीक है। वो भी कितना था, प्रति माह, देखिए प्रति माह लिखा है, तो प्रति माह लिखा है तो क्या करना है, यहाँ पे 12 महीने से गुना कर देना है, 1,80,000 रुपये यहाँ पे उसका आ जाएगा, ठीक है। अब 1,80,000 का कितना परसेंट काटना है, 3%। क्यों, क्योंकि 15% टोटल अंशदान किया था दोनों ने मिलके, उसमें से 12% तक तो छूट रहता है। अब कितना बचा, 3%। तो वेतन कितना है, वेतन 15,000 रुपये था, लेकिन प्रति माह था, इसीलिए उसको 12 से गुना करके 1,80,000 रुपये आ गया। अब 1,80,000 का अपने को 3% काटना है, तो कितना निकलेगा, देख लीजिए कितना निकलता है। 1,80,000 का 3% निकलता है 5,400 रुपये, ठीक है, 5,400 रुपये निकलता है 1,80,000 का। यहाँ पे उसको मिल गया कितना, 5,400 रुपये, इसको यहाँ पे करोगे हो जाएगा। अब दूसरा चीज़ है कि उसका जो प्रोविडेंट फंड था, उसको प्रोविडेंट फंड में 1 लाख रुपये का शेष पड़ा था, जिससे उसको 12,000 रुपये ब्याज मिला। अब देखिए ब्याज के बारे में भी एक चीज़ है कि जो प्रोविडेंट फंड में शेष रहता है उस पर जो भी ब्याज मिलता है वो ब्याज भी 9.5% तक छूट रहता है। उससे अधिक उसको ब्याज मिल गया, 9.5% से अधिक उसको ब्याज मिल गया तो उसका योग्य होगा, जितना अधिक देगा उसका ब्याज मिलेगा उतना ही करोगे होगा। तो 9.5%। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नोट है, दूसरा होगा कि जमा पर ब्याज, ठीक है,
जमा पर ब्याज, प्रोविडेंट फंड में जमा पर ब्याज आप लोग पूरा लिख लेना है यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड में जमा पर ब्याज कितने, देखिए 1 लाख रुपए यहाँ पे उसके शेष था, ठीक है, उसका शेष था 1 लाख रुपए उसको प्रोविडेंट फंड में। तो जो प्रोविडेंट फंड से जो ब्याज मिलता है 9.5% तक कर मुक्त रहता है, उससे ज़्यादा जितना भी परसेंट होगा उतने तक कर योग्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई परसेंट नहीं दिया है कि 10%, 12%, कितना परसेंट उसको ब्याज मिला है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि राशि 12,000 रुपये, ठीक है। तो हम लोग कैसे इसकी गणना करेंगे, तो सबसे पहले आपको 1 लाख का 9.5% निकालना है। तो 1 लाख का 9.5% निकाल के देखिए कितना होता है, ठीक है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 लाख का 9.5% हम लोग निकालेंगे तो आता है 1 लाख का 9.5% 9,500 रुपये आता है। हाँ, कितना आता है 9,500 रुपये, लेकिन किया कितना है 12,000 मिला है उसको, ठीक है। 1 लाख का 9.5% हम लोग निकाले हैं तो 9,500 निकला है, लेकिन उसको कितना ब्याज मिला है उसको प्रोविडेंट फंड से 1 लाख रुपए के शेष पर 12,000 रुपये उसको मिला है। तो यहाँ पे लिख देता है आपको समझाने के लिए, यहाँ पे 12,000 रुपये उसको ब्याज मिला है, लेकिन 9.5% तक कर मुक्त होता है ब्याज। तो 9.5% के हिसाब से कितना कर मुक्त हो गया, 9,500 कर मुक्त हो गया यहाँ पे। यहीं पे आपको समझना है, ठीक है, यहीं पे आपका गलती होगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या है कि 1 लाख रुपए का उसका शेष था जिस पर उसको 12,000 रुपये का ब्याज मिला था, ठीक है। ये 12,000 रुपये उसको ब्याज मिला, मैं उसको लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे 9,500 में कहाँ से लाया, मैं एक चीज़ अभी बताया था, जैसे यहाँ पे पुराना फल फिर से देख लीजिए कि यदि प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता हो चाहे कर्मचारी हो, कोई भी हो, यदि अंशदान करता है, ठीक है, नियोक्ता उसका अंशदान करता है उसके वेतन का, तो 12% तक छूट रहता है, 12% तक कटौती मिल जाता है उसको, ठीक है। उससे यानी कि 12% से जितना अधिक तक नियोक्ता अंशदान करेगा उतना ही उसको टैक्स लगाना पड़ेगा, टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा, कर योग्य हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जमा पर जो भी ब्याज रहता है वो भी 9.5% तक कर मुक्त होता है, उसको कटौती मिलता है। 9.5% से अधिक जितना भी उसको ब्याज मिलेगा उतना ही उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं दिया है कि 10%, 12% कितना दिया है, तो हम लोग को कैसे ज्ञात करना है, देना है कि उसको देखना है यहाँ पे 12,000 रुपये उसको ब्याज मिला है, ठीक है। तो 12,000 मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब 9.5% तक तो छूट रहता है, तो यहाँ पे शेष कितना था उसके प्रोविडेंट फंड में 1 लाख रुपए का शेष था। तो 1 लाख का 9.5% तक कर मुक्त रहता है, तो 9.5% निकाल दिया, 9,500 आता है। अब 9,500 को मैंने 12,000 से घटा दिया तो बच रहा है यहाँ पे 2,500। 2,500 यहाँ पे शेष बच रहा है, यही कर योग्य हो जाएगा। देखिए टोटल उसको ब्याज मिला था 12,000, 12,000 में से 9,500 उसका कटौती मिल गया, क्योंकि 9.5% की दर से छूट होता है। 9.5% के से जितना अधिक परसेंट तक उसको मिलेगा वो पूरा कर योग्य हो जाएगा। तो 9.5% से अधिक यहाँ पे हुआ था, ठीक है, 9.5% से अधिक ही था 12%, क्योंकि 12%, 1 लाख का 12% काटोगे तो ही 12,000 निकलेगा, लेकिन ये जो है कि जमा पर ब्याज 9.5% तक के छूट रहता है। तो हमने सबसे पहला 9.5% लगा के 9,500 निकाले, वो छूट है। तो 12,000 उसको मिला था ब्याज, उसमें 9,500 को यहाँ पे छूट दे दिया, बचा कितना 2,500 रुपये, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2,500 रुपये, ठीक है। यहाँ पे 2,500 रुपये शेष बच गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रोविडेंट फंड में जमा पर ब्याज कितना मिला है, 2,500 रुपये। टोटल कर दीजिए 0,0,9,5,8,2,7, 7,900 ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कर योग्य, लिख सकते हैं यहाँ पे कर योग्य आय, ठीक है। वेतन शीर्षक में कर योग्य या फिर यही हो गया आपका आंसर, हो गया। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए सब लोग इसमें डरे रहते हैं कि वेतन चैप्टर इतना कठिन है, उतना है, ऐसा है, कुछ नहीं है। मैं तो आपके साथ, आप बनाइए, कोशिश कीजिए, नहीं बनते कमेंट बॉक्स है, आप बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है, सबका सॉल्यूशन निकाल के दूंगा। बिल्कुल आसान है इनकम टैक्स, कोई हार्ड नहीं है इसमें, कुछ ही नहीं, कितना ईजी है देखिए। लेकिन थोड़ा सा आपको थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा सा रूल आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेन बात है इनकम टैक्स में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया, छोटा सा सॉल्यूशन था ये, ठीक है। आज के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।